सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम स्वीकार। मैं हितेश कुमार आज आप सबके सामने लेके आया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर इमेज बेस्ड क्वेश्चन का एक अपना ही इम्पोर्टेंस है हर नोट सेट एग्जाम में। और आपने जैसे कि देखा होगा लगभग 3 से 4 प्रश्न हर बार के नोट सेट में आप देख सकते हैं। और अब आने वाले हर पेपर में ये संभावना बढ़ गई है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएं। और एम्स जैसी संस्था जहाँ पे इतने बड़े लेवल पे जब वो नोट सेट कंडक्ट करा रही है तो उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की एक अपनी खुद की इम्पोर्टेंस है। तो मैं आप सभी को लेके चलता हूँ हमारे इमेज बेस्ड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। So let's discuss the first question that you can see on the screen. Identify the type of mask. तो व्यूअर्स मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नर्सिंग एस्पिरेंट्स मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये रीब्रीदर मास्क है या नॉन रीब्रीदर मास्क है। तो ये है हमारा रीब्रीदर मास्क। क्या है? रीब्रीदर मास्क। तो इसको लेकर मैं लिख दूं तो रीब्रीदर मास्क एक किस्म से हमारा क्या होता है, रिजर्वॉयर होता है। क्या होता है? रिजर्वॉयर होता है। कितना? 1/3। ये 1/3 जो है हमारे पेशेंट को यूज करने से पहले इसको फिल्ड करना होता है। और रीब्रीदर जो है वो FiO2 ज़्यादा डिलीवर करता है। ठीक है, तो ये एक किस्म से हाई फ्लो नेजल कैनुला का भी पार्ट है, हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम का पार्ट है। एंड द राइट आंसर इज रीब्रीदर मास्क। राइट आंसर इज रीब्रीदर मास्क। क्या है राइट आंसर हमारा? रीब्रीदर मास्क। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे ऑक्सीजन के जितने भी डिवाइसेस हैं सब इम्पोर्टेंट हैं। पिछले बार के नोट सेट 23 में अगर ये दिया गया था तो आने वाले नोट सेट में ऑक्सीजन डिवाइस से कोई अलग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब जैसे आपने ऑक्सीजन डिवाइस में देखा है तो ऐसे पिछले 2-3 नोट सेट में आपने देखा होगा कि टाइप ऑफ अरिथमियाज इज a very common and the most important topic। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं कि ये किस टाइप का अरिथमिया है जो आप ECG में देख रहे हैं। तो अब जैसे कि जनरली मैं बात करता हूं तो दिस इज P वेव, दिस इज QRS, देन T, एंड यहाँ पे U वेव बनती है। और इस तरीके से हमारी शुरू होती है कहानी हमारे हार्ट की, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमें बहुत सी चीजें देखने को मिलते हैं। तो हम पेन दूसरा चूज कर लेते हैं क्योंकि ये पेन इसमें थोड़ा सा सूटेबल नहीं है। PQRS एंड दिस इज T एंड दिस इज U वेव। तो अभी आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें P वेव जैसी कोई अपीयरेंस नहीं है, बट हाँ इसमें QRS कॉम्प्लेक्स की बार बार अपीयरेंस दिखाई दे रही है। तो QRS रिपीटेडली इसमें आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये QRS भी काफी लंबा है, कंप्लीट एक कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो कर रहा है दैट इंडिकेट दिस इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेंट्रिकल एंड दिस इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। क्या है? दिस इज VT, दिस इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। आप लोगों ने सुना होगा कि VT एंड VF आर द शॉकेबल रिदम, लेकिन VT विदाउट पल्स इज अ शॉकेबल रिदम, विद पल्स है तो उसमें हम कार्डियोवर्जन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कार्डियोवर्जन यूज करते हैं। तो दिस इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। क्या है ये? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखो कि ये किस टाइप का जो अरिथमिया है। अब पिक्चर में देखने से तो कुछ खास पता चल नहीं रहा, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। दिस इज P वेव। ठीक है, ये P वेव है, ये भी P वेव ही है। फिर ये QRS आ रहा है, फिर T के बाद साइमल्टेनियस फिर से P वेव शुरू हो रही है, फिर से QRS वेव। मतलब एक P के बाद QRS आ रहा है, लेकिन P वेव जो है वो आपको कैसी लग रही है? 2 बार P वेव बनती हुई दिखाई दे रही है। P वेव फिर P वेव, जैसे एक दांत होता है ना, दांत की जैसे अपीयरेंस होती है, सॉटूथ बोलते हैं इसको। P वेव फिर P वेव,
ऐसी अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी इन केस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। तो आप इस ईसीजी में देख सकते हो कि दिस इज एट्रियल फिब्रिलेशन। क्या है? दिस इज एट्रियल फिब्रिलेशन। sawtooth appearance is a peculiar character of atrial fibrillation। atrial fibrillation तो भूलना नहीं है सभी व्यूअर्स को, सभी नर्सिंग एस्पिरेंट्स को, कि ये भी एक टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट अरिथमिया है जिसको आप अपने आने वाले एग्जाम में देख सकते हैं। चलो अब अगले अरिथमियाज की तरफ पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट एट्रियल फ्लटर। तो पहली बात तो मैं बताने वाला हूँ कि दोनों ही करेक्ट एट्रियल फ्लटर है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एट्रियल फ्लटर में क्या होता है, जहां आपको पी वेव आपको 3 बार से ज्यादा रिपीट करने को मिले। फ्लटर में क्या होता है कि हार्ट का एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, इट ओनली मूव्स। जैसे कि हम अगर अपनी खड़ी जगह पर खड़े खड़े हिलते रहे, फड़फड़ाते रहे, फिर अपनी जगह से हिले ना, तो ठीक इसी तरीके का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है एट्रियल फ्लटर में। यहाँ पी वेव हिल रही है, पी वेव बार बार आ रही है, ठीक है, बार बार पी वेव का रिप्रेजेंटेशन है, और कुछ देर टाइम बाद जो होता है वो क्यूआरएस वेव आ रही है। दिस इज कॉल्ड एज ए एट्रियल फ्लटर। दिस इज कॉल्ड एज ए एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर शॉकेबल रिदम है या नॉन शॉकेबल रिदम है? इट इज नॉन शॉकेबल रिदम। कौन कौन सी हमारी रिदम जो है वो नॉन शॉकेबल रिदम होती है? तो ए सिस्टोल, ठीक है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एम्बूबैग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने बहुत लगाया है उसको आप समझ सकते हो कि इसमें से आप जो है एम्बूबैग की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, एम्बूबैग का दूसरा नाम पूछ सकते हैं, एम्बूबैग के डिफरेंट पार्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि किस पार्ट को एम्बूबैग का क्या कहा जाता है। तो अब शुरुआत करते हैं हम बताने में। तो एम्बूबैग की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। तो आप सबको याद हो जानी चाहिए कि एम्बूबैग को आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट कहते हैं। अब आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट के साथ साथ यहाँ पे जो ये मास्क दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं फेस मास्क, that should be appropriate according to the age। पेडियाट्रिक के लिए पेडियाट्रिक, अडल्ट के लिए अडल्ट। that mask should be snug fitting। snug मतलब टाइटली फिट होना चाहिए, और आप सीई टेक्निक अप्लाई करेंगे जब ये मास्क आप पेशेंट के माउथ पे लगाएंगे, तब आप फेस पे लगाएंगे। तो आपका पूरा ब्लॉकेज होना चाहिए। देयर शुड बी नो एयर लीक व्हाइल यू आर डूइंग एम्बू बैग। एम्बू बैग को सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग भी बोलते हैं, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन भी बोलते हैं। सो सी टेक्निक से आप फिक्स करोगे पेशेंट के नोज और कंप्लीट चिन को, ठीक है। तो उसमें 2 वाल्व होते हैं। दिस इज, ये अगर आप छोटा सा ध्यान से देखेंगे, दिस इज छोटा सा एक्सपीरेटरी वॉल्व, ये जो डिफरेंट कलर का है ये पीक वॉल्व, और ये होता है पॉप अप वॉल्व। जब भी आप इनहेल एक्सेल कराते हो या आप जब भी ऑक्सीजन डिलीवर करते हो तो इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ से सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग से आप जो है आप अपने बैग एंड मास्क को कंप्रेस करते हो। ये एयर इनलेट प्रेशर होता है, ठीक है, ये हमारा रिजर्वॉयर बैग होता है, ये ऑक्सीजन ट्यूबिंग कनेक्टिंग सिस्टम होता है, यहाँ पे एयर इनलेट एंड प्रेशर वॉल्व जो ये होता है ना वाला प्रेशर वॉल्व भी बोलते हैं, और यहाँ पे रिजर्वॉयर सॉकेट भी होते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द इमेज कि आप इनको अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें। अब बात करते हैं हम अगली पिक की। तो अगली पिक जो है वो हमारी क्या है, हमारी सेंटर लाइन है। तो सेंटर लाइन हम कहाँ कहाँ डालते हैं? आईजेवी, कहाँ कहाँ? आईजेवी प्लस ईजेवी प्लस, दो टाइप की वेन होती है ना, इंटरनल जुगुलर वेन एंड एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और सब क्लेवियल वेन का भी हम यूज कर सकते हैं सेंट्रल लाइन के लिए। तो सेंट्रल लाइन को सेंट्रल लाइन कहते क्यों हैं? इसका बेसिक रीजन समझो कि ये डायरेक्टली हमारे हार्ट जो है वो हमारा मेन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम तक,
तो जो भी अगर हम मेडिकेशन डायरेक्टली हम सर्कुलेशन में भेजने जा रहे हैं वो प्रीवियस जो आपने पेरिफेरल सिस्टम से भी आप हम पूरे सर्कुलेशन सिस्टम में जाएंगे, बट दैट विल टेक अ टाइम। सेंट्रल लाइन के अपने आप के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि आपको बार बार पेशेंट को प्रिक नहीं करना पड़ता। आप टीपीएन यानी कि टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन हमारी जो सेंट्रल लाइन है उसे आप अच्छे से दे सकते हैं। और जो हमारी सेंट्रल लाइन है वो मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड हम उसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सेंट्रल लाइन से आपको बार बार प्रिक करने की जरूरत नहीं पड़ती फॉर द सैंपल। सेंट्रल लाइन से आप सैंपल भी ले सकते हैं, सेंट्रल लाइन से आप फ्लूइड भी दे सकते हैं, न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं। हाई जो आपके विस्कस ड्रग होते हैं जिससे फ्लेबाइटिस का रिस्क बढ़ता है वो भी दे सकते हैं। और सेंट्रल लाइन की बेनिफिट है तो कुछ नुकसान भी है। अगर सेंट्रल लाइन में इन्फेक्शन होता है तो वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होता है, इसीलिए सेंट्रल लाइन से एसोसिएटेड इन्फेक्शन को हम क्लेप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। सो दिस इज क्लेप्सी। ठीक है, क्लेप्सी होता है ये ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर होता है जिसमें से आप मेडिसिन भी दे सकते हैं, सैंपल भी निकाल सकते हैं, ठीक है, फ्लूइड भी दे सकते हैं, न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है जब भी आप सेंट्रल लाइन को केयर करें कि एक ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग हो। ठीक है, इसके पोर्ट की क्लीनिंग जो है वो आप अल्कोहल स्वैप से कर सकते हैं। अल्कोहल स्वैप से जब भी आप यूज करने से पहले अल्कोहल स्वैप से इसको क्लीन कर सकते हैं। और इनको हेपारिन फ्लश से आप इनकी पेटेंसी मेंटेन रख सकते हैं। किससे? हेपारिन से आप इनकी पेटेंसी मेंटेन रख सकते हैं। किससे? हेपारिन से आप इनकी पेटेंसी मेंटेन रख सकते हैं। तो हेपारिन फ्लश आपको यूज करना है जब भी आप पेशेंट में सेंट्रल लाइन को यूज कर रहे हो। आपकी लाइंस में ना फ्लूइड होनी चाहिए, ना मेडिकेशन होनी चाहिए, ना कोई आपका सैंपल या ब्लड होना चाहिए। जब भी अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है मेक श्योर यू विल फ्लश इट। आपकी तीनों लाइन क्लीन रहनी चाहिए। ठीक है, और इसको हम 15th डे पे चेंज भी कर सकते हैं। और सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हैंड वॉशिंग आपको फ्रिक्वेंटली करना है जब भी अगर आप सेंट्रल लाइन से कुछ भी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन। ये तो सबको ही पता होगा, हमारे इमरजेंसी में हमारे जितने भी ऑपरेटिव प्रोसीजर हैं, हमारे जितने भी आईसीयू पेशेंट हैं, जितने भी बेड रिडन पेशेंट हैं, सबको फोलिस लगता ही है। तो मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ तो मुझे बताएंगे कि ये ग्रीन कलर का जो यूरिनरी कैथेटर है इसका साइज क्या है? तो मैं आपको चाहता हूँ जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट कि इसका साइज क्या है। Next we move on to the next picture, next image based question. तो this is Sangster Blackmore catheter। ठीक है, ये भी हमारे इरिगेशन पर्पस के लिए यूज होता है। ये भी मल्टीपल ल्यूमेन वाला होता है, इसमें हम इरिगेशन भी के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू कि जब भी हमारा किसी भी पेशेंट को बीपीएच या ट्रांस यूरेथ्रल डिसेक्शन प्रोसीजर होता है बीपीएच के बाद, तो हम ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर जो है वो यूज करते हैं। तो उसमें से एक यूरोबैग से अटैच होता है, एक जो है हमारा इन्फ्लेट करने के काम होता है, जो तीसरा वाला तो हम ब्लैडर इरिगेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्लैडर इरिगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू हमारा ये सक्शन रिमूवल होता है, फ्लूइड रिमूव कर सकता है। दिस इज बल्ब सिरिंज, दिस इज बल्ब सिरिंज। तो ये दो बल्ब सिरिंज है, इनको एक पिक्चर ना माने, ये अलग अलग बल्ब सिरिंज है। ठीक है, तो बल्ब सिरिंज भी आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो बल्ब सिरिंज का यूज किस में करते हैं? म्यूकस को रिमूव करने के लिए करते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे पास 3 टाइप की सिरिंज और हैं, जिसमें से ये जो आपकी अगर ऐसा आपको एंड में दिखने को मिल जाए तो दिस इज टूमी सिरिंज। टूमी सिरिंज में डबल ओ होते हैं, तो दिस इज टी शेप की तो होती है, अगर इसमें डबल ओ हो जाए, अगर आप देखें तो ये टूमी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? दिस इज मेकिंग टी। इस सिरिंज को अगर आप ऐसे देखोगे ये टी है,
और ये O बना दी है। तो इस तरीके से इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा दिस इज टूमी सिरिंज, दिस इज टूमी सिरिंज। तो टूमी सिरिंज को आप बड़े इम्पोर्टेंटली देख लीजिए, टूमी सिरिंज भी यूज होती है। जैसे अब यहाँ पे देखो कि ये सर्कल सा कुछ लगा हुआ है, और जो नीचे है ये एक सिरिंज टाइप की है, तो इसको हम बोलते हैं एसेप्टो सिरिंज। क्या बोलते हैं? एसेप्टो सिरिंज। तो एसेप्टो सिरिंज, ठीक है, दिस इज एसेप्टो सिरिंज एंड दिस इज इंसुलिन सिरिंज, दिस इज इंसुलिन सिरिंज। ठीक है, सबक्यूटेनियस पे 45 डिग्री एंगल पे साइड्स को रोटेट कर करके हमें इंसुलिन देना होता है। ठीक इसी तरीके से हमारे एसेप्टो सिरिंज होती है जो हमारे प्रोसीजर्स में हमारी हेल्प करती है। तो व्यूअर्स, आज के लिए आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। मुझसे जुड़े रहने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आई है और अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं कुछ और टॉपिक्स पे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इमेज बेस्ड क्वेश्चन लेके आ सकूं, तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे को बताना ना भूलें कि इस वीडियो में क्या कमी थी, ताकि मैं और अच्छे तरीके से आने वाले वीडियो में मैं आपको पढ़ा सकूं, बता सकूं। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। मेरी वीडियो को मुझसे जुड़ने के लिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। और नॉर्सेट से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स, सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस और पूरी तैयारी के लिए आप मुझसे जुड़ जाइए। तो मैं आपको एक बेटर, आपको एक अच्छे तरीके से आपको मैं तैयारी दिला सकता हूँ इन चीज़ों की। तो आप मुझे एक अपने विश्वास का पात्र मान के आप इस तरीके से मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।